हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 14 फरवरी और आज की कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो हमारे यूपीएससी और पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्री एग्जाम के लिए, है ना। क्योंकि मेंस का तो मैं कोर्स जल्दी ही शुरुआत करूंगा, जैसे ही लोग अधिक से अधिक क्लास से जुड़ते हैं और वो डिमांड करते हैं। चलिए आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। पहली खबर है हमारी पॉलिटी से, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब लाभ का पद और अनुच्छेद 102। ठीक है, ये खबर थी द हिंदू के, आप फ्रंट पेज देखोगे इस पे ही आपको मिलेगी। कॉन्टेस्ट क्या है, आज चुनाव आयोग ने लाभ के पद के मामले में एक राज्य विधानसभा सदस्य की अयोग्यता पर अंतिम राय राष्ट्रपति को भेजी है। किसके? राज्य विधानसभा सदस्य के अयोग्यता पर अंतिम राय किसको भेजी है? राष्ट्रपति को। मतलब चुनाव आयोग जो होता है वो लाभ के पद के लिए राष्ट्रपति को राय देता है कि ये लाभ का पद है अथवा नहीं है। वो राय देगा और वो राय बाध्यकारी भी होती है, जबकि आपको अभी आगे मैं पढ़ाता हूँ। डेप्थ में जाते हैं। संविधान में लाभ के पद को, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, परिभाषित नहीं किया गया है, ये याद रखिएगा। यह मुख्य रूप से अनुच्छेद 102 एक ए संसद और 191 विधानसभा से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट का परीक्षण अगर देखते हैं तो ये वाला क्या केस याद रखिएगा आप, है ना, रघुदत्त वाला केस के अनुसार कोर्ट 4 चीजें देखता है। क्या देखता है? क्या सरकार नियुक्ति करती है, मतलब जैसे आईएएस हुए या आप सरकारी नौकरी में बैंक के कर्मचारी हुए, है ना। दूसरा, क्या सरकार के पास हटाने की शक्ति है? हाँ, देखिए जैसे सरकारी जो भी डिपार्टमेंट में आप देखेंगे लोग हैं या जो आप समझिए संविदा पे लगे हैं, तो उनको सरकार को हटाने की पावर होती है कि सरकार उन्हें हटा सकती है। क्या सरकार परिश्रमिक देती है, मतलब उनको तनख्वाह देती है, पैसा देती है? पद के कार्य क्या हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस मतलब पद पे रहते हुए क्या कार्य कर रहे हैं, है ना। चलिए, विवाद। यदि कोई पद विशुद्ध रूप से सलाहकार है, मतलब सलाह दे रहे हैं, तो क्या वह लाभ का पद है? यहीं से यूपीएससी प्रश्न बनाता है, बताइए। यदि कोई विशुद्ध रूप से सलाहकार है तो क्या यह लाभ का पद है? नहीं या हाँ? क्या लगता है आपको? सोचिएगा, ये मैंने आपको सोचने के लिए दिया है, इसका आंसर मैं तो अभी तुरंत दे सकता हूं, पर थोड़ा सा आप लोग इस पर विचार करके मुझे बताइएगा। कल की क्लास में मैं इसका आंसर आपको तुरंत बता दूंगा। थोड़ा सा आज आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए इसका एमसीक्यू देखते हैं, क्योंकि मेरी क्लास में आप जानते हैं करंट को पढ़ा के एमसीक्यू होते हैं। चलिए ये रहा एमसीक्यू और ये गलत तारीख लिखी गई है, इसको हटा दीजिए, 14 कर दीजिए इसको। चलिए, लाभ के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा क्या है, ये देखो मैं क्या है अभ्यास इसलिए कराता हूँ कि आप लोग सही तरीके से देखना शुरू कर दें। अगर आप रोज मेरी क्लास देखते हैं तो मैं अपनी क्लास में सबसे पहले यहाँ फोकस करता हूँ, यहाँ फिर यहाँ, कहीं गलत तो नहीं पूछा है। संविधान के अनुच्छेद 102 और 151 के तहत लाभ के पद को इस पर देखिए, मैंने आपको अभी बताया है कि परिभाषित नहीं किया गया। यदि कोई पद केवल मानद या जैसे कि मैंने आपको बताया था हॉनरी या जैसे आप जानते हैं संविदा वगैरह पर है और उसमें कोई वित्तीय लाभ नहीं है, तो उसे लाभ का पद नहीं माना जा सकता, बताइए। ठीक है। दूसरा, अयोग्यता के प्रश्न पर राष्ट्रपति या राज्यपाल को चुनाव आयोग की राय मानना अनिवार्य है, बताइए। इसमें से कौन सा कथन सही है? अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है। आप थोड़ा क्लास रोक के थोड़ा सोचिए और मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर केवल 3 होगा। क्यों होगा?
ये लीजिए आपके पास ये रही व्याख्या। कथन एक गलत क्यों है, आपको ये तो मैं बता ही चुका हूं। कथन दो गलत क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जैसे आपको मैंने ऊपर केस बताया था ना, जया बच्चन केस के अनुसार महत्वपूर्ण यह है कि क्या पद लाभ देने में सक्षम है, ना कि यह है कि व्यक्ति ने वास्तव में लाभ लिया है या नहीं। ठीक है, कथन सही है, तीन सही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की राय बाध्यकारी होती है। ये मैं आपको जैसे ही करंट अफेयर पढ़ाया था वैसे ही इस चीज का मैंने जिक्र किया था। तो कुछ पॉइंट आपके टॉपिक्स में मैंने दे दिए हैं जो ऊपर पढ़ाया, और कुछ पॉइंट मैंने आपके एमसीक्यू में दे दिए हैं। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को आप ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी जाएगी, रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। और जो मेरी एमसीक्यू क्लास चल रही है 2000 एमसीक्यू की, उसमें आपको इसमें कम से कम आप मान के चलिए 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे अलग अलग तरीके से। तो उसमें भी आप आके प्रैक्टिस करिए, तो आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आप उतना अच्छा एग्जाम में कर पाएंगे, है ना। और जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक से, वो मैंने यहाँ शामिल कर दिए हैं। देखिए, पॉइंट तो किसी टॉपिक पे आप बनाना चाहें ना तो 100 पॉइंट होते हैं। अब हम हर एक चीज को शामिल नहीं कर सकते। हाँ, हमें यह जानना आवश्यक है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो आप, कि एग्जामिनर का दिमाग कहाँ होता है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे इस लाइन पे एग्जामिनर जाएगा ही जाएगा, ठीक है, इस लाइन पे एग्जामिनर जाएगा ही जाएगा, ठीक है, और एक ये लाइन जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है ना, और एक लाइन और आज जो मैंने आपको होमवर्क दिया है कि सलाहकार जो होते हैं विशुद्ध विशुद्ध रूप से, वो एक लाभ का पद है कि नहीं। अब ये कल मैं आपको होमवर्क दिया हूँ, थोड़ा देखिए, मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को भी थोड़ी थोड़ी चीज़ों को मैं होमवर्क दूँ जिसमें आप लोग सोचें, है ना। बाकी मैं कल का इसका आंसर आपको अच्छे से बता दूंगा क्लास स्टार्ट करते ही। वैसे कोशिश करिएगा कि आप लोग भी अपनी तरफ से पहल करके इस चीज़ को सीखें। चलिए, और साथ ही साथ कमेंट में ये भी बताएं कि आपको करंट अफेयर की क्लास मेरी कैसी लगती है ना। कुछ स्मार्ट अप्रोच लग रही है कि नहीं लग रही है, या जैसे आप पहले करंट अफेयर पढ़ते आए हैं वैसे ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरी स्मार्ट अप्रोच के साथ ही करंट अफेयर पढ़ाया जाता है। नेचुरल इंटरेस्ट रेट, प्राकृतिक ब्याज दर, या इसको हम कह सकते हैं वास्तविक। ठीक है, अब पहले मैं आपको समझाऊंगा कि वास्तविक ब्याज दर क्या होती है, फिर उसके बाद एक ये है आर स्टार रेट क्या है, और ये मैं कहूंगा कि यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री का, क्योंकि ये आप अपन जब बेसिक पढ़ते हैं तो इसका आपने कभी भी सही देखो, आपने रेपो रेट सुना होगा, रिजर्व रेपो रेट सुना होगा, आपने सीआरआर सुना होगा, एसएलआर सुना होगा, एमएसएफ सुना होगा, पर आर स्टार क्या है ये वास्तविक भी आप जानते होंगे। चलिए, पहले यहां ना समझाने की जगह मैं आपको इन दोनों में डिफरेंट अच्छे से समझा देता हूं, फिर इस पे आएंगे। चलिए बताता हूं, देखिए पहले हम बात करते हैं वास्तविक। ध्यान से समझिएगा, वास्तविक ब्याज दर क्या होती है। ये है बैंक, ये है हमारे पप्पू जी, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि अपना 1 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिया। क्या कर दिया? जमा जमा किया। और एक है सोहन, सोहन ने बैंक से क्या लिया? लोन ले लिया, ठीक है। अब जब इन्होंने जमा किया तो इन्हें उस पर ब्याज मिल रहा कितना? 7%। देखिए ध्यान से समझते जाइएगा। और इन्होंने जब लोन लिया तो जब ये लोन ले रहे हैं तो इनको दे रहे हैं मान के चलिए कि 8% पर, है ना। और हमारी महंगाई चल रही है, तीनों स्टेप आप समझिएगा ध्यान से, हमारी महंगाई चल रही है 5% की रेट पर। अब देखिए, पप्पू जी ने लोन लिया, वो पप्पू जी ने जमा किया, इन्हें ब्याज कितना मिल रहा? 60%, 7%। और इनका वास्तविक ब्याज क्या, मतलब आप देखेंगे तो वास्तविक लाभ कितना हो रहा? आप देखेंगे 2% का, है ना। सिर्फ 2% का हो रहा है ना, महंगाई क्योंकि 5% थी। ये इन्होंने लोन लिया 8% का, इन्हें
महंगाई है 5%, इन्हें 3% और एक्स्ट्रा, तो इनके ऊपर और लोड पड़ रहा है। तो वास्तविक ब्याज दर वही ब्याज दर होती है, जैसे ये जमा कर रहे हैं, ये लोन ले रहे हैं, महंगाई से कितना सही अनुपात निकल रहा है, वह है वास्तविक ब्याज दर। ये तो आपने समझ लिया। चलिए अब दूसरा है आर स्टार। आर स्टार रेट क्या है, तो मैं आपको बताता हूं इसको। देखिए इसमें क्या होता है ना, अर्थव्यवस्था में ज्यादा तेजी से महंगाई बढ़ेगी, ना मंदी होगी ज्यादा, है ना। ये एक कैसी स्थिति होती है, आदर्श स्थिति होती है आर स्टार में। आदर्श स्थिति होती है। कैसी स्थिति होती है, आदर्श स्थिति होती है। जैसे अब एक उदाहरण सुनो, आपके दिमाग में बहुत अच्छे से आ जाएगा। एक कार है, ठीक है। अब कार को आप देखेंगे कि आप मान के चलिए 60 की स्पीड में चला रहे हैं, तो 60 की स्पीड कैसी है, आप देखेंगे तो न्यूट्रल है। कैसी है, इस तरीके से आप याद रख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। कार की स्पीड 60 कैसी है, न्यूट्रल है। तो इससे जो कार का इंजन है ना वो गर्म हो रहा है और ना हमारी गाड़ी बंद हो रही है, और एवरेज भी अच्छा आ रहा है। आ रहा है ना, गाड़ी का एवरेज कहते नहीं अच्छा आएगा अगर आप एक लिमिटेड स्पीड में चलाएंगे। तो ये कैसी स्थिति हुई, एक आदर्श स्थिति हुई। तो इसी तरीके से जो आर स्टार रेट होती है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में आदर्श स्थिति को दर्शाती है। मेन पॉइंट तो यही है, ना इसमें ज्यादा महंगाई दिखेगी ना इसमें ज्यादा मंदी दिखेगी, एक आदर्श स्थिति होती है। ये देखो कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझ लीजिए। वास्तविक ब्याज दर क्या होती है कि हमने पैसा जमा किया, हमें ब्याज 7 मिल रहा है, महंगाई 5% है, पर हमें वास्तविक अगर देखें तो लाभ कितना आ रहा है, वास्तविक 2% का। ठीक है, तो आर स्टार रेट क्या है, वास्तविक क्या है। अब इसमें एक चीज और कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए अच्छे से। एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब देखिए पूरे तीनों कॉन्सेप्ट समझिए, इसको मैं इतना समय इसलिए दे रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तविक रेट अगर मान के चलिए ऊपर है आर स्टार रेट से, तो अर्थव्यवस्था पे जो प्रभाव पड़ेगा वो संकुचित होगी। संकुचित का मतलब समझते हैं कि ब्याज की रेटें बढ़ जाएंगी, चीजें हो जाएंगी, जिससे लोन भी कम लिया जाएगा। देखो ब्याज की रेटें बढ़ेंगी तो लोन तो कम लेंगे ना, और हमारी जो अर्थव्यवस्था में महंगाई ज्यादा है वह धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी, क्योंकि पैसा कम होगा, है ना। अगर वास्तविक ऊपर है आर स्टार से तो ये स्थिति होती है। अब चलो, ये आपको अगर समझ में नहीं आया है, मैंने वैसे समझाने का प्रयास किया, आप एक दो बार अच्छे से समझ लीजिएगा। नहीं आया है तो मेरी इकोनॉमी क्लास में आइएगा, उसमें मैं डेप्थ में और अच्छे से समझाता हूँ। आरबीआई के आज बुलेटिन में भारतीय अर्थव्यवस्था की आरबीआई बुलेटिन और बिजनेस स्टैंडर्ड से मिली गई है। आर रेट या आर स्टार बोल दीजिए, ये संकेत दिए। यूपीएससी वह यह क्या है, यह अल्पकालिक ब्याज दर जिस पर अर्थव्यवस्था ना तो बहुत अधिक, देखो मैंने यही बताया ना मंदी होगी ना तेजी, यह मुद्रा स्थिति स्थिर रहती है और रोजगार होता है। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा जब ये लाइन पढ़ रहे होंगे। प्रभाव, यदि आरबीआई की रेपो रेट न्यूट्रल रेट से ऊपर है, रेपो रेट जो है, रेपो रेट जानते हो आप क्या होता है, इतना समझते ही होगे ना, नहीं समझते तो बेसिक क्लास में ना। न्यूट्रल रेट से ऊपर है तो मौद्रिक नीति कैसी होगी, टाइट मानी जाएगी। अगर रेपो रेट न्यूट्रल रेट से ऊपर है, न्यूट्रल रेट का निर्धारण उत्पादकता और जनसांख्यिकी जैसे संरचनात्मक कारणों द्वारा होता है, ना कि केवल आरबीआई के निर्णयों से। ये चीज भी आप अच्छे से याद रखिएगा। बाकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया है। चलिए इसका एमसीक्यू देख लेते हैं तो और आपका क्लियर हो जाएगा अच्छे से। यह एमसीक्यू, बताइए इसका आंसर। अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक ब्याज दर नॉर्मल रेट इंटरेस्ट आर के बारे में क्या सत्य है। यह वह दर है जहां निवेश और बचत का स्तर समान होता है। मैंने आपको बताया एक आदर्श स्थिति होती है। यदि वास्तविक ब्याज दर आर स्टार से अधिक है तो मौद्रिक नीति देखो विस्तार नहीं होगी, संकुचित होगी। ये मैंने आपको भी वहां पढ़ाया है, बिल्कुल सही तरीके से भी पढ़ाया है। तो इसमें ये तो हो गया गलत, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
और आप यहाँ से समझ भी सकते हैं। बाकी मैंने अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया है, ठीक है। तो जहां मुझे लगता है थोड़ा सा समझाने की ज्यादा आवश्यकता है वहां मैं समझाता हूँ। चलिए, बाकी तो आपको जब मैं इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तो इसी तरीके से जैसे मैं डायग्राम बनाता हूँ ना, तो ऐसी पीडीएफ रहेगी सेम इकोनॉमिक की। आपको कोई शॉर्ट नोट्स होंगे, ये मान के चलिए कि जो मेरे ही नोट्स है ना, एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक के, उनको ही मैं इसी तरह के पॉइंट वाइज लाऊंगा इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि मैं लिखूंगा तो क्लास जाएगी बहुत ज्यादा लंबी, इसलिए मैं उनको पीडीएफ के रूप में लाऊंगा, जिससे आप लोगों को भी मिल जाए और आपका रिवीजन करना भी बहुत आसान हो जाए, आप आराम आराम से रिवीजन कर सके। पर हाँ, उसके साथ मैं एक चीज करूंगा, जैसे कोई टॉपिक है तो ऐसे ही स्लाइड लेके ऐसे बैंक बनाना, पप्पू जी को बनाना, सोहन जी को लेना, ठीक है। गवर्नर हैं आरबीआई के, हंस रहे हैं, बढ़ा दी मैंने तो रेट बढ़ा दी, है ना। इस तरीके से मैं पूरी इकोनॉमी को ऐसे समझाऊंगा कि एकदम आपके दिमाग में ना स्ट्रक्चर के तरीके से उतर जाएगी। और आप क्लास देखते देखते क्या करें, पीडीएफ तो मैं आपको दूंगा ही, रिवीजन के लिए जो मैं इकोनॉमी पढ़ाता हूँ। साथ साथ ना एक एक पेज में ना, छोटे छोटे पेजों में ऐसे डायग्राम, जो मैं डायग्राम बना के समझा ना, उनको बना लीजिए और स्टेपलर कर दीजिए अपने पीडीएफ जो मैं देता हूँ उसको लिखवा के उसके साथ। जिससे क्या होगा, मान के चलिए आपको लिखित में समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे डायग्राम से तुरंत समझ जाएगा, आपका दिमाग तुरंत कैच कर लेगा, हाँ ऐसी ऐसी बात थी और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है ना। तो मैं चीजों को इस तरीके से समझाऊंगा नॉर्मल नॉर्मल लाइफ से लिंक करके, है ना। चलिए, तीसरी खबर है हमारी भूगोल की, ग्रेट निकोबार की भूगर्भीय अस्थिरता, द हिंदू डाउन टू अर्थ में ये न्यूज थी। कॉन्टेक्स्ट क्या है, आज पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट के लिए सेस्मिक रिस्क असेसमेंट की नई रिपोर्ट जारी की गई। अब इसका हमारा ये काम की चीज है, लोकेशन ग्रेट निकोबार सूडा ट्रेंच, मैंने आपको कल पढ़ाया था ना, हाँ, के बहुत करीब है, जहां इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट और बर्मी प्लेट आपस में टकराती हैं। भूकंपीय जोन किस में आता है, ये याद रखिएगा, अत्यधिक जोखिम 5 में। 2000 की सुनामी के दौरान द्वीप का दक्षिणी सिरा लगभग 1.25 मीटर नीचे धंस गया और यहाँ आइसोटेटिक रिवॉन्ड की प्रक्रिया को समझना जरूरी है। ये मैं मेंस का टॉपिक है, समझाऊंगा। अब चलिए, जो भी चीज उसमें रह गई है एमसीक्यू के माध्यम से कवर कर दी जाएगी। ये लीजिए, बताइए। ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के स्तर का एमसीक्यू है। यह द्वीप अराकन योमा पर्वतमाला का दक्षिणतम विस्तार माना जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, मैं आपको पहले बता दूं। जिसने एनसीईआरटी बहुत सही तरीके से पढ़ी होगी उसे ये पता होगा। दूसरा, यह मड वॉल्केनो की उपस्थिति विवर्तनिक दबाव और गैसों के उत्सर्जन का संकेत देती है। बताइए, ये भी एनसीईआरटी का ही फैक्ट है। तो ये एनसीआर करंट में था, पर इसमें थोड़ा एनसीईआरटी के जो फैक्ट लगता है कि यूपीएससी और पीसीएस पूछ सकते हैं, वो यहाँ पे शामिल किए गए हैं। हमसे कथन क्या पूछा है, कथन हमसे पूछा है सही, तो देखिए दोनों ही सही है, तो इसका आंसर है सी। आप यहाँ चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपको जैसा पता है कि मैं हर एक सब्जेक्ट से बहुत ही महत्वपूर्ण खबर उठाता हूँ। सोर्स मेरे आप देख सकते हैं, सोर्स मैं नीचे लिखा हूँ, नेशनल जर्नल और इंडियन एक्सप्रेस। पर्यावरण से बायो जियोकेमिकल साइकिल और समुद्री अम्लीकरण। आज प्रकाशित एक शोध के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एरोनॉटिक एचुरेशन का स्तर चिंताजनक रूप से गिर रहा है। यूपीएससी की गहराई क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। एरोनॉटिक क्या है, यह कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है जिसका उपयोग मूंगा और मोलस्क अपना कंकाल बनाने के लिए करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी का, ऐसे ही यूपीएससी चीजों को निकालती है। अभी मैं आपको एमसीक्यू दिखाऊंगा। अम्लीकरण क्या होता है, जब समुद्र अधिक CO2 सोखता है तो पीएच, देखो ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, जिससे कार्बोनेट आयनों की कमी हो जाती है। प्रभाव, यह समुद्री खाद्य श्रृंखला के आधार पेट्रोपोड्स सी बटरफ्लाई को नष्ट करता है। ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से दिमाग में आप बैठा लीजिए, इसका रिवीजन करिए। चलिए, एमसीक्यू भी दिखा देता हूँ आपको। जो पॉइंट वहां नहीं शामिल करता हूँ वो मैं एमसीक्यू में यहाँ पे शामिल कर देता हूँ कि कोई भी चीज रह ना जाए। सेम क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी,
सेम। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये 2026 में ही पूछे, कहिए तो 2027 में ही पूछ दे। तो इसको याद रखिएगा कि आरागोनाइट क्या है। हाल ही के समाचार पत्रों में रहा आरागोनाइट शब्द किससे संबंधित है, बताइए। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया, इसका आंसर क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का एक बहुरूप जो कोरल के लिए आवश्यक है। और आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट से इसी प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है कि समाचार पत्रों में रहा ये सब किससे संबंधित है या किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे क्या है ना, इस क्लास में आप देखेंगे कोई फालतू की बातें नहीं, कोई फालतू के चीजों को ऐड नहीं किया जाता है, टू द पॉइंट बात की जाती है जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सारे टॉपिक मतलब सारे सब्जेक्ट को कवर किया जाता है। देखिए अगली न्यूज हमारा आईआर इंटरनेशनल रिलेशन से इकोवास से बाहर निकलने वाले देश और भारत पर प्रभाव। आज बुर्किना फासो, माली और नाइजर इकोवास से बाहर निकलने की औपचारिक प्रक्रिया दूसरे चरण में पुष्टि की। हमारी बात है यहाँ के काम की। इकोवास क्या है, पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय 1975 में लागोस संधि द्वारा। देखो ये पूछा जा सकता है कि जो लागोस संधि है इसका संबंध किस एक अंतरराष्ट्रीय संगठन से है, तो आपको पता होना चाहिए। भारत का हित, भारत इन साहिल, अब देखो यहाँ पता होना चाहिए कि साहिल देश कौन से होते हैं, से कच्चा तेल और सोना आयात करता है। इन देशों की जो अस्थिरता है वो लोन कन्वेंशन और भारत अफ्रीका व्यापारिक संबंधों को प्रभावित। देखिए ये तो आपने पढ़ लिया, इसको तो अच्छे से याद कर लीजिए, है ना। बाकी जैसा मैंने बताया इस तरीके से। तो अब देखिए एमसीक्यू आप इस पर कर लेंगे तो आपकी नॉलेज और इस पर अच्छे से बढ़ जाएगी। देखिए आ गया जो मैंने आपको बताया, साहिल क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन, ये देखो गलत है। तो यह उत्तर में सहारा मरुस्थल और दक्षिण में सुडानी सवाना के बीच का क्षेत्र। देखो इस तरीके से यूपीएससी ऐसे ना पूछ लो, ऐसे ही कथन बना दे, तो ये बात सत्य है। यह पूर्व में लाल सागर से लेकर पश्चिम में अटलांटिक महासागर तक फैला है, ये बात भी सत्य है। ये सब याद रखना क्योंकि यूपीएससी यहां से भी कथन बना सकता है। इस क्षेत्र के सभी देश इकोवास के स्थायी सदस्य बने हुए नहीं, ये बात गलत है। यह अर्ध शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है, हाँ ये बात सही है। हमसे पूछा था गलत, तो इसका आंसर है सही सी। तो ये पूरा आपको मतलब 3 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, अच्छे चारों पॉइंट। क्यों, यूपीएससी मान के चलिए एक क्वेश्चन बना दिया साहिल क्षेत्र पर और उसकी जो आदत है कथन दे दिए आपको, एक 4 बनाता, कथन 1, कथन 2, कथन 3, 4 की व्याख्या करता है, कथन 4, कथन 3, कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है, इस तरीके से कथन बना दे, तो आपको इस पे अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, ये आईआर का था। अब चलते हैं हम इतिहास पर। हर एक सब्जेक्ट मिलेगा आपको, टाइम्स ऑफ इंडिया और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। कनिष्क फर्स्ट और कुषाण कालीन। अफगानिस्तान सीमा के पास कुषाण कालीन व्यापारिक मार्ग के नए साक्ष्य मिले हैं, तो ये इतिहास के लिए हो जाता है महत्वपूर्ण। रवातक शिलालेख, यह बैक्ट्रियन भाषा और ग्रीक लिपि में है। यह कनिष्क की वंशावली कुजुल कन्फ्यूशियस से कनिष्क तक को स्पष्ट करता है। देखो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि रवातक शिलालेख किस एक वंश से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए किस एक वंश से संबंधित है। मैं आपको बता चुका हूं, बताइए किस एक वंश से। इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है ना। धार्मिक नीति, कनिष्क केवल बौद्ध नहीं थे, बौद्ध नहीं था, उसके सिक्कों पर ग्रीक, ईरानी, हिंदू देवी देवताओं के चित्र। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। यह सांस्कृतिक समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, अब चलो इस पे एक एमसीक्यू करा देता हूं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। हिस्ट्री में क्या होता है ना, जैसे करंट अफेयर से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, हमें पता नहीं होता, हम हिस्ट्री बहुत पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं। देखो ये सब एनसीईआरटी की चीजें। कनिष्क ने पुरुषपुर पेशावर को अपनी मुख्य राजधानी बना। देखो पहले देखो क्या पूछा है, सही पूछा, हाँ सही पूछा, राजधानी बनाया था। रवातक शिलालेख में कनिष्क द्वारा बौद्ध धर्म के संरक्षण का उल्लेख नहीं है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। बताओ क्या है सही आंसर, है इसका उल्लेख है
बस आपको ये भी याद रखना है, रवा तक शिलालेख किस एक वंश से संबंधित है, तो कुषाण शासकों से संबंधित है। इस टाइप से भी क्वेश्चन बना सकता है। देखिए जहां जहां से यूपीएससी का लूप होल होता है ना, मैं आपको बताने का बहुत प्रयास करता हूँ कि देखिए ऐसा भी एमसीक्यू बन सकता है, घुमाकर भी एमसीक्यू बन सकता है, पर हाँ बनेगा मेरी क्लास के करंट अफेयर से ही। बस आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, मैं ये चाहता हूँ रिवीजन अच्छे से करिए। क्वेश्चन कैसे भी बनाए देखिएगा, जब आप प्री का पेपर दे के आएंगे ना, तो मैं आपको क्या करूंगा, जैसे मैं एक करंट पढ़ाता हूँ ना, तो बताऊंगा कि देखो मेरी पीडीएफ से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, फिर मैंने 2000 एमसीक्यू सीरीज चलाई है, बताऊंगा वहां से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ यार 70+75 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। बस हाँ बनाने का तरीका थोड़ा अलग होगा, पर आपको यहाँ पे अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो आपको किसी समस्या को फेस नहीं करना होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस भी साथ साथ कर रहे हैं, सिर्फ करंट ही नहीं पढ़ रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से खबर है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडियन एक्सप्रेस से। भारत सरकार ने आज एडवांस केमिस्ट्री सेल के तहत सॉलिड स्टेट बैटरी रिसर्च के लिए नए फंड की घोषणा की। अंतर क्या है, जो लिथियम आयन बैटरी में लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है जो ज्वलनशील होता है, सॉलिड स्टेट बैटरी में सॉलिड केमिक पॉलीमर इलेक्ट्रोल होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। लाभ, उच्च ऊर्जा घनत्व, कम वजन में अधिक शक्ति, तेज चार्जिंग, शून्य रिसाव जोखिम होता है। चुनौती, डेंड्राइट्स का निर्माण, सूक्ष्म धागे जैसी संरचनाएं जो शॉर्ट सर्किट कर सकती हैं। ये याद रखना, ये शब्द भी इस तरीके से है ना। चलो इसका एमसीक्यू भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो आप देखें कि मेरी क्लास में आपका, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊं, ये भी है कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन बनाता है, किस तरीके से बनाता है वो, और साथ ही साथ प्रैक्टिस कराना बहुत है। देखो ये सॉलिड स्टेट बैटरियों के संबंध में देखो इसी तरीके से यूपीएससी पूछता है। आप जाइए और पीवाईक्यू उठा के देखिए, आप पढ़े हुए करंट अफेयर, अब आप मैगजीन पढ़ रहे हो, मान के चलो आपने 200 पेज की मैगजीन पढ़ी या 365 करंट अफेयर पढ़ा, आप कितना याद रखोगे यार, मुझे बताओ ना कितना याद। अगर पर डे पढ़ते हो, चीजों पे एमसीक्यू करते हो, पर डे रिवीजन करते हो, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अभी जस्ट आपको मैंने बताया, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चार्जिंग के दौरान बनने वाली लिथियम की सुई जैसी संरचनाएं जो शॉर्ट सर्किट कर सकती हैं। ये मैंने जस्ट आपको ऊपर बताया कि इस शब्द को याद रखिएगा। अब इस तरीके से पूछ देगा, मैं बता रहा हूँ 99% बच्चे गलत कर देते हैं। क्यों? उन्होंने पढ़ तो लिया सब चीज, पर यूपीएससी का दिमाग शब्दों पे होता है ज्यादातर, कि आप उसका कॉन्सेप्ट कितना 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 कॉन्सेप्ट पकड़ते हो शब्दों से। यूपीएससी ऐसा है, मतलब कि दे दिया कि, मान के चलो दे दिया अंधेरे में जीवन, ऐसी लाइन लिख दी ना यूपीएससी ने, अब कहेगा इस पे 1000 शब्द लिखो, चलो लिखो। ये है यूपीएससी, मतलब आप शब्दों को इतनी गहराई से जाने कि आप उसमें कम से कम आधे घंटे तो बोल सकें, जान सकें। ऐसी वो शब्दों पे इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि आपका कॉन्सेप्ट, आपकी समझ कितनी है चीजों पे, है ना। तो उस चीज का इस क्लास में बहुत ध्यान रखा जाता है। और जैसा कि कल की क्लास में मैंने आपसे कहा था कि मैं अब रोज क्लास में एक रिपोर्ट जरूर शामिल करूंगा, क्योंकि यूपीएससी हो या कोई भी पीसीएस का एग्जाम हो, रिपोर्ट जरूर पूछी जाती है। तो इस तरीके से जब मैं क्लास पढ़ाऊंगा तो आप मान के चलिए 365 रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएंगी 365 दिन में, तो कोई भी आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026 में आई। ये कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ये ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज थी। आज जारी रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में 2 अंकों का सुधार हुआ। 4 मानक होते हैं, यहां से एमसीक्यू बनाएगा, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी। आर्थिक भागीदारी, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। भारत का गठन, भारत राजनीतिक सशक्तिकरण, स्थानीय निकायों में आरक्षण के कारण में अच्छा। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, है ना। लेकिन स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, लिंग अनुपात के कारण अभी भी पीछे है। ये लाइन पकड़ के बैठ जाना अच्छे से, याद करके, ये दोनों, है ना। चलो, तो आप बताना यार मेरा करंट अफेयर पढ़ाने का स्मार्ट अप्रोच आपको कैसा लगा। देखो इस तरीके से आप देखोगे ना, तो इंग्लिश मीडियम में भी क्लासेस नहीं चल रही हैं। आप पूरा यूट्यूब पे सर्च करिए और आप मुझे बताने का प्रयास करिएगा कि इस तरीके से कोई पढ़ाता है कि पहले आपको पूरे करंट के टॉपिक पढ़ाए अच्छे से, और उसके जो
स्रोत हैं वो इतने होते हों, बहुत से बहुत स्रोत होंगे तो द हिंदू ले लेंगे बहुत से लोग, या पीआई भी ले लेंगे। पर यहाँ सारे स्रोत आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट के आधे से ज्यादा स्रोतों का मैं इस्तेमाल करता हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको करंट अफेयर तो पढ़ा देंगे, पर क्या एमसीक्यू कराते हैं, उसको प्रैक्टिस कराते हैं, वो भी नहीं कराएंगे। तीसरी चीज, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स नहीं होंगे। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब होता है कि उसमें बेसिक प्लस करंट का तड़का होना चाहिए, वो नहीं होगा। और ये सारी चीजें आपको मेरी क्लास में मिलती हैं। तो हिंदी माध्यम के लिए समझ लीजिए सबसे स्मार्ट अप्रोच के साथ करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है। अगर आप करंट अफेयर क्लास से जुड़े रहें और अच्छे से पढ़ते रहें तो मैं आपको बता रहा हूं, आपके लिए पीसीएस और यूपीएससी का प्री निकालना हंसी खेल हो जाएगा। क्यों नहीं निकलता, वो कारण यही है कि करंट अफेयर से उठा के चीजों का बेसिक प्लस करंट का मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है और हम बेसिक 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 पे रह जाते हैं। अभी देखिए, जैसे आपसे देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, आप किसी जो हिस्ट्री ऑप्शनल हो ना, जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल हो, उससे एक चीज पूछना, एक करंट अफेयर में थी, और एनसीईआरटी में जिसका हो ना पूछना, जो जिसको हिस्ट्री बहुत अच्छी आती है ना, उससे ये पूछना कि रवा तक, ठीक है, शिलालेख जो है वो किस एक वंश से संबंधित है, बता दो भाई। पूछ देगा यूपीएससी। जाओ आप किताबों के पेज पलटोगे, यार कहां से पूछा, कहां से पूछा, कहां से पूछा, मैं तो इतना पढ़ गया, मुझे तो आज तक नहीं दिखा, यहां से पूछा। और ये न्यूज कहां थी, ये भी आपको दिखा दूं एक बार। ये देखो, ये न्यूज कहां थी, देखना आप, ये देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यहां से ये न्यूज थी। तो डेप्थ में थी, चीजें निकाली, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। आप भी अधिक से अधिक लोगों को यार शेयर करो, है ना, अधिक से अधिक लोगों को इस क्लास से जोड़ो, जिससे मेरा मनोबल भी अधिक से अधिक बढ़े और मैं आपको बहुत अच्छे से अच्छी चीजें दे पाऊं। चलिए, सूचकांक में शामिल नहीं है संपत्ति का अधिकार, मैंने आपको बताया, ये तो कहीं कहीं मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं है, नहीं है शामिल। अब 2 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा आएंगे टॉपिक के बाद, जो मैं पढ़ाता रहता हूँ। अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के बारे में विचार की, इस अनुच्छेद का प्रयोग करके न्यायालय किसी भी कानून को पूरी तरह से रद्द नहीं कर सकता। पहली बात ये कह रहा है कर सकता, नहीं कर सकता। यह शक्ति केवल पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए दी गई है। सही विकल्प चुने, तो इसका बी होगा, ये आंसर नहीं होगा, एक गलत होगा। चलिए, अनक्लोज के तहत क्षेत्रीय समुद्र की सीमा क्या है, बताइए आप लोग, कई बार पढ़ाया है। आधार रेखा से 12 समुद्री मील, ये कंफ्यूजन आपको कर सकता है, ठीक है। और ये याद रखिएगा, क्षेत्रीय सीमा हमारी इतनी है। और यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है, संलग्न क्षेत्र है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है 200। इसने क्षेत्रीय समुद्र सीमा पूछी, इसलिए ये। तो आप सभी लोग बताइएगा आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और इस क्लास में पॉइंट टू पॉइंट बात होती है ना। और मैं चाहूंगा अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, ठीक है। धन्यवाद। ऐसे ही 15 तारीख के करंट अफेयर से भी आप लोग जुड़ें। चलिए।